Good evening, everyone. See, this session is specially for guidance only in case of note making. When you start your preparation, जो भी आप लोगों का बैकग्राउंड होगा, you might be from science background, commerce background, or arts background. When you come into this UPSC preparation, you have lots of questions first regarding the syllabus. क्योंकि इतना सुना है कि एवरीथिंग अंडर द सन कम्स इन द यूपीएससी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है, नोट्स कितने ही कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगे, कब बनाएंगे, इतना सारा मल्टीपल सोर्सेज है, किस किस के नोट्स बनाएंगे, राइट? सो विद रिगार्ड टू नोट्स यू हैव सेवरल क्वेश्चंस एंड टुडे विल बी ट्राइंग टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन जब आप लोगों के माइंड में आता है, जब आप इस पूरी प्रिपरेशन में एंटर करते हैं, दैट क्वेश्चन इज, डू आई रियली नीड नोट्स? क्या मुझे सच में नोट्स की जरूरत है? अब यहाँ पे बहुत तरीके के आंसर्स मिलेंगे. जब टॉपर्स की वीडियोस देखते होंगे तो वहां पे यू मस्ट बी लिसनिंग कि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स के बिना नहीं होगा, क्विक रिवीजन नहीं होगा, लास्ट मोमेंट में नोट्स की ही जरूरत है, यू नीड ओनली नोट्स एट द एंड और व्हेन यू आर क्लोज टू योर एग्जाम, स्पेशली फॉर मेंस, तो वहां पे नोट्स की बहुत जरूरत है. सो नोट्स आर इंडिस्पेंसिबल सोर्स फॉर योर प्रिपरेशन, राइट? लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि यार किस किस चीज के नोट्स बनाओगे, कितने सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाओगे, और इतनी स्टैंडर्ड सोर्सेज है, कुछ मिस हो गया तो क्या नोट्स बनाने की जरूरत है भी, या फिर स्टैंडर्ड नोट्स को या स्टैंडर्ड बुक्स को ही मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए? ओके, so yes, one student has asked a similar question, do I have to make notes for prelims? So there is different strategy for different people. Okay, ऐसा नहीं है that one size fit all approach है. Not as a person, as an individual you are preparing, but in different subjects also. हर एक सब्जेक्ट की एक अलग निश होती है, अलग प्रिपरेशन का तरीका होता है, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अलग अलग लेवल पे होती है. सो हर एक की एक कस्टमाइज अप्रोच होती है. यू नीड अ कस्टमाइज अप्रोच फॉर एवरी सब्जेक्ट टू डील विद. इन सम सब्जेक्ट्स, यस, वी हैव टू रीड स्टैंडर्ड सोर्सेज मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज हम नोट्स में सब कुछ नहीं डाल सकते. अगर नोट्स बनाने लगेंगे, यू विल बी री राइटिंग द एंटायर बुक इन इटसेल्फ, राइट? कुछ सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर होते हैं दैट व्हेन यू मेक नोट्स, तो नोट्स में सिर्फ वही चीज जाएगी जो कि एकदम प्रिसाइजली एग्जाम के लिए चाहिए, जो आप मेमोराइज नहीं कर पाते. सो द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज दैट डू आई रियली नीड नोट्स इज yes in certain circumstances and no in certain circumstances. Okay, now the thing is, do I really need the notes? Now we have to hit on the problem. The core problem here is कि रिवीजन करने के बाद भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम मिस कर जाते हैं, और पढ़ने के बाद भी हमारा रिटेंशन लेवल जो है, द लेवल ऑफ रिटेनिंग एवरीथिंग इज डिक्रीजेस. इट डिक्रीजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपने आज कुछ पढ़ा, आप शाम तक उसको 70% तो वहीं भूल जाएंगे. तो धीरे 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 करके रिटेंशन लेवल कम होता जाता है. बट कुछ चीजें होती है जो आपको याद रहती है. देयर आर सर्टेन स्मॉल थिंग्स, कॉन्सेप्चुअल थिंग्स व्हिच यू रिमेंबर, बट अदर स्टफ यू tend to forget, maybe because it's factual, it is more database, maybe you didn't understand the concept clearly itself, right? या diagram था, या कुछ keywords थे, तो words fancy थे, I didn't remember the words, the keywords were not, I couldn't recall, but yes, the concept I recall. तो बहुत सी problems जो हैं, especially in prelims, क्या होता है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन है और उसका आंसर भी आपकी आंखों के सामने है, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट, बट आपकी रिकॉलिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए दैट यू कैन आइडेंटिफाई विच वन इज द करेक्ट आंसर अमंग इट. सो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपकी रिटेंशन पावर अच्छी हो. अब मेंस में रिटेंशन और भी ज्यादा चाहिए. क्यों? क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन है, आपको आंसर वही बनाना है, राइट? तो जब आंसर वही बनाना है, यू हैव टू recall every data, every fact, every example, every substantiating point there itself in the exam condition, and that too within 3 hours you have to write 20 questions. तो वहां पे recalling power और ज्यादा होनी चाहिए, so that you can write everything in those 3 hours. You can complete your paper in those 3 hours. So main problem, the core problem is the syllabus is humongous, and that too retention power is less. तो जब ये सिलेबस पूरा होने लगता है,
वैसे वैसे हम पीछे का भूलने लगते हैं। एंड देयर कम्स द रोल ऑफ नोट्स। नोट्स का काम वही है कि जो आपने रिटेन कर लिया, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, वो आपके नोट्स में अब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यू रिमेंबर इट, यू रिकॉल इट। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से आपने एबीसीडी पढ़ी है, अभी उसके नोट्स नहीं चाहिए, यू डोंट रिकॉल, डायरेक्टली यू रीड द वर्ड्स। तो कुछ चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है, कुछ चीजें, देयर आर सर्टेन स्मॉल कॉन्सेप्ट्स व्हिच गेट इंटरनलाइज्ड in your, or that sink in your memory, and you don't have to recall it again and again. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स का टॉपिक समझाऊं, यू विल अंडरस्टैंड कि ओके सेपरेशन ऑफ पावर्स किस लिए चाहिए, सो दैट देयर इज नो टायरनी ऑफ वन, और देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ऑर्गन, एंड देयरफॉर यू नीड थ्री डिफरेंट बॉडीज टू डू थ्री डिफरेंट टास्क, and that is legislature, executive and judiciary. So the concept is very simple, but when I say that how president is elected, who are the members who participate in the presidential elections, then it becomes factual, and you need certain small pointers so that you can recall it at that time. So notes comes there. Okay, next thing is that what is the philosophy of note making is, फर्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिव रिटेंशन। जो चीजें हमारे रिटेन हो चुकी हैं वो सेलेक्टिवली हुई है, तो जो रिटेन नहीं हुई है दोज विल गो इन योर नोट्स। सेकंड, एक्टिव प्रोसेसिंग। व्हेन वी रिकॉल थिंग्स, व्हेन वी रिमेंबर थिंग्स, प्रॉब्लम क्या है, जब आंखों के सामने, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन में जो बच्चे अभी होंगे या जिन्होंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, अगर उन्होंने अपना नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया, इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड रीडिंग, आप पढ़ लेते हैं एक चैप्टर, यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, बट व्हेन यू क्लोज द बुक यू डोंट रिकॉल एनीथिंग कि पढ़ा गया था, बट अगेन व्हेन यू ओपन योर बुक यू रिकॉल कि अरे ये भी था, ये भी था, ये तो मुझे आता है, यू रिकॉल एवरीथिंग। देन व्हेन यू डू क्वेश्चन, you solve question, you cannot solve the question again. So what happens is we have not actively processed the complete information in our mind. Active processing नहीं हुई है। अगर आपको कोई चीज देख के याद आ रही है कि देखते ये तो मैंने पढ़ा था, ये मुझे याद क्यों नहीं है, I've read this but I cannot recall this, then it is an issue, and then also you cannot solve the question. Then it's the issue of active processing कि आपने बुक बंद करके आपने अपने माइंड में प्रोसेस ही नहीं किया कि मैंने पढ़ा क्या था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, कभी झगड़ा हो जाता है तो उनकी बातें बार बार माइंड में घूमती हैं, राइट, और वो याद रहती है उस मोमेंट पे तुमने ये बोला था, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मोमेंट तो चला गया फिर भी याद रह रही है, क्यों, क्योंकि यू आर एक्टिवली प्रोसेसिंग इट। सेम वे जब आप पढ़ते हैं यू डू नॉट डू दैट प्रोसेसिंग इन योर माइंड। अगर वो करो तो वो भी चीज याद रहेगी, जैसे लड़ाई झगड़ा याद रहता है ना, उस दिन ये बोला था, इस टाइम पे बोला था, ऐसे ही उस दिन ये पढ़ा था, इस टाइम पे पढ़ा था, वो सब भी याद रहेगा, बट एक्टिव प्रोसेसिंग चाहिए, वो दिमाग में घूमता रहना चाहिए। आप अपने आप को ही दिमाग में पढ़ाते रहो कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, साइक्लोन ऐसे बनता है, ऐसे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और ऐसे विंड की मूवमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज फिल्टर्ड आउटपुट। तो नोट्स में क्या जाएगा, जो भी फिल्ट्रेशन के बाद जो चीजें आपको नहीं रिटेन हो पाती है, जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रिटेंशन का नहीं है, इंपॉर्टेंस का भी फैक्टर है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में पूछी गई है, मल्टीपल टाइम्स पूछी जा रही है, अगेन दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर नोट्स। नेक्स्ट इज नोट्स हेल्प as revision engine because it helps you in revising everything. You cannot sit with complete Lakshmikant 3 days before the exam to revise everything. What you will do is you will take up your notes, quick pager notes which are of 15-20 pages, and quickly revise the stuff. Basics are already in your head, and what you have to recall is the facts. So they act as a revision engine. Next is the most important thing, why you should not take notes of other toppers, rather make your own notes as your personalized language. जब हम नोट्स खुद से बनाते हैं, इधर लिख के बना रहे हैं या डिजिटल नोट्स बना रहे हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोसेसिंग द कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड देन वी आर राइटिंग इट इन वेरी कंसाइज्ड मैनर, और ऐसे मैनर में जो हमें समझ आए। इट मे बी अ डायग्राम, इट मे बी अ टाइमलाइन, इट मे बी अ फ्लो चार्ट, माइंड मैप, एनीथिंग, बट वो आपकी लैंग्वेज में वो आपको समझ आएगा।
You might even use your short abbreviations for it, right? For example, for me, मैं पार्लियामेंट को P79 लिखती हूँ हमेशा. Why P79? क्योंकि आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का मेंशन है. So that is a short form for me to write Parliament P79 and intentionally recalling that Article 79 refers to Parliament. And I always mention President as P52. Why P52? Because Article 52 mentions of President as the executive head. So again, these are small tricks जो notes में आप use करते हो so that you can recall the articles, you can recall the data facts, ताकि और अपनी short abbreviation में उसको as a strategy use करते हो to revise. Next thing is compression over time. As you do your revisions multiple times, your notes will compress over the time period. क्योंकि आपको लगेगा ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है. अब नोट्स में जो याद नहीं है बस वो लिखना है, या जो इंपॉर्टेंट है वो लिखना है. ओके, सो दिस इज हाउ नोट्स वर्क. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डू गुड नोट्स लुक लाइक. गुड नोट्स लुक लाइक, एक तो रिट्रीवल हो. रिट्रीवल कैसे? दैट व्हेनएवर यू नीड एनीथिंग. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सेमीकंडक्टर्स के लिए कोई नोट चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू शुड बी एबल टू रिट्रीव इट. Your note should not be messy. Your note should not be in a haphazard manner. Chaotic नहीं होना चाहिए, clutter नहीं होना चाहिए वहां पे. It should be decluttered. It should be simplified and organized in such a way that you remember everything. आपको ये सोचना ना पड़े कि ये टॉपिक है कहाँ. आपको बस सीधा टॉपिक पे जाना और पढ़ना है. Your task should be simple. You have to develop a system जहां सिस्टम में आपको ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे आज क्या करना है, ये वाला टॉपिक पढ़ना था लेकिन ये टॉपिक कहाँ है. इतना सोचोगे तो मेमोरी वहीं यूज हो रही है. उससे ज्यादा मेमोरी आपके वो एक्चुअल टॉपिक पढ़ने में यूज होनी चाहिए, राइट? सो दे शुड बी रिट्रीवल. दे शुड बी कीवर्ड लेड. डोंट राइट फुल सेंटेंसेस इन योर नोट्स. जस्ट मेंशन दी कीवर्ड. विल सी सैंपल आल्सो. बस कीवर्ड लिखते जाओ और ये मेरे नोट्स हैं. इज एम आर, any punctuation marks, no, you don't need. Conjunctions you don't need. Prepositions you don't need. Okay, तो इन वर्ड्स को हटा के जस्ट कीवर्ड से आप समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा. Next is UPSC filtered. Everything which is in the newspaper, everything which is in some random magazine, everything which is in some random book which you are reading should not be the part of your notes. It should be filtered according to demand of UPSC. How you will address the demand of UPSC, how you will assess the demand of UPSC is by syllabus and PYQs. There are two guiding lights, syllabus and PYQs. These two guiding lights will help you tell that what should be the part of your notes and what should not be the part of your notes. Next is your note should be self-explanatory. Why self-explanatory? सोचना अगर पड़ रहा है कि भाई ये लिखा क्या था, इससे समझ ही नहीं आ रहा है, सो वो नोट्स आपको और ट्रबलसम करेंगे. योर प्रिपरेशन विल बी मोर ट्रबल्ड, योर प्रिपरेशन विल बी मोर केओटिक. इतना शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज कर देना है कि हर जगह की आपको पता ही नहीं लग रहा मैंने लिखा क्या है. ओके, हर चीज कंसाइज करनी है, पर इतनी भी कंसाइज नहीं करनी कि आपको पता ही नहीं लग रहा लास्ट मोमेंट में कि मैंने लिख क्या दिया. ये कोड लैंग्वेज नहीं करना है, क्रिप्टो नहीं करना है, उसको क्रिप्टिक नहीं करना है, बस उसको अंडरस्टैंडेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिखना है. नेक्स्ट इज over the period of time your notes will concise, they will compress. And next is value added. Value added material helps you in mains preparation. मेंस में हर एक का एक लास्ट में पूरा chaos रहता है. सब बच्चे जो मेंस लिखते हैं, अरे वैल्यू एडिशन कहाँ से होगा, वैल्यू एडिशन कहाँ से होगा. व्हाट इज वैल्यू एडिशन इज, जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनके लिए बताती हूँ वैल्यू एडिशन क्या होता है. जब भी आप मेंस में एक आंसर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर लिखते हैं, तो देयर आर सर्टेन पॉइंटर्स कि इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है. फॉर एग्जांपल इफ आई से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, सो देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर. फॉर एग्जांपल कीप ओवरसाइट ऑन द एग्जीक्यूटिव. तो इज इट डूइंग इट फंक्शन प्रॉपर्ली, तो उसके लिए भी आप लिखेंगे पॉइंट्स. अब वो पॉइंट इफ यू से कि yes there are certain lacunas in the functioning of parliament or legislature,
then you have to substantiate your point. You have to prove your point that your point is correct. So how you will prove कि कितने क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जीक्यूटिव से, कितने पार्लियामेंट्री सेशंस हुए हैं वैसे, तो ये सबका डेटा जो है उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। मतलब जब भी आप अपने किसी पॉइंट को सब्सटैंशिएट करते हैं वो वैल्यू एडिशन होता है, एंड दैट गिव्स एक्स्ट्रा एज टू योर आंसर। अब ये पॉइंटर्स, ये वैल्यू एडिशन मटेरियल या एग्जांपल्स या कुछ भी, ये कहाँ से मिलता है? ये न्यूज़पेपर से मिलता है। So how you have to do it, how your notes help you is integrate your current affairs with your static part और उसके अंदर वैल्यू एडिशन करना। फॉर एग्जाम्पल आपने नोट्स में लिखा फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड असेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट वेदर इट इज डूइंग इट्स फंक्शन प्रॉपरली और नॉट। तो जहां भी आप अपना पॉइंट लिख रहे हैं, अगर आपको एक दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल मिल रहा है, पीआरएस में कहीं आर्टिकल मिल रहा है कि पार्लियामेंट्री जो सेशंस है इस बार कम हुए हैं, so just write that how many sessions according to PRS. Okay, so bracket में PRS लिखा, खत्म, उसे वैल्यू एडिशन बोलते हैं। Okay, so this is value addition from the point of view of UPSC। अब वैल्यू एडिशन में भी सब कुछ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है पूरा न्यूज़पेपर ही हमने वैल्यू एडिशन के नाम पे नोट्स में डाल दिया और रैंडमली कहीं नहीं जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि किस टॉपिक से रेलेवेंट है, हाउ यू विल डिसाइड किस टॉपिक से रेलेवेंट है, अगेन फ्रॉम दी सिलेबस। सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आप उसे एग्जाम कंडीशन में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो वो चीजें, क्या वो क्वेश्चन की डिमांड को, कोर डिमांड को हिट करता है या नहीं, वो अगेन किससे होगा? एमसीक्यू, पीवाईक्यू से होगा। एंड दिस इज हाउ यू विल डिसाइड कि वैल्यू एडिशन मटेरियल कितना और कहाँ होना चाहिए। तो जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस टॉपिक से वो रिलेटेड है, वहीं पे वो ऐड होगा। अगर आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे प्री, मेंस और करंट अफेयर्स की, योर प्रिपरेशन विल बी सॉर्टेड। बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं कि हम सारी सेग्रीगेटेड प्रिपरेशन कर ली, बट यू आर इन वेरी गोल्डीलॉक्स जोन। 27 तक अटेम्प्ट दे रहे हो, अभी 26 है, बहुत टाइम है, यू कैन डू इट। ओके, कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। तरीका क्या है कि स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनाइज तरीके से चल। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। तो बनाने कैसे हैं नोट्स? अब मेन बात पे आते हैं कि ठीक है नोट्स इंपॉर्टेंट है, पर बनाने कैसे हैं। फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट फॉरमोस्ट मंत्रा ऑफ नोट मेकिंग इज डू नॉट मेक डिटेल्ड नोट्स। पूरा डिटेल में नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर लेट्स से आपने फाउंडेशन ज्वाइन किया है और आपको आप पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आपके नोट्स में सारी की सारी लक्ष्मीकांत जाएगी। या आपको कोई हैंड आउट मिल रहा है और आप ये सोचिए कि उसका मुझे नोट्स बनाने हैं, कंसाइज नोट्स बनाने हैं एग्जाम के लिए, your complete handout will not go on that paper. What will go? Only the keywords, only the required information. ऐसा नहीं लिखोगे that article 21 mentions of right to life and personal liberty. वहां पे it also expresses, or under Puttaswamy case SC has also said that right to privacy is also the part of article 21. No, simple, article 21 right to life and personal liberty, a dignified life. Next Puttaswamy case, right to privacy. Here. Done. Okay, so your note should be this much concise. Now question comes when to start note making. कब करनी चाहिए? Note making should not begin in the first instance. आपने आज क्लास लगाई, आज आपने पॉलिटी स्टार्ट किया, फाउंडेशन की क्लास लगाई और आज हम घर जाके नोट्स बनाएंगे। नो, doesn't work like that. इवन घर जाके जो क्लास में हुआ, जो टॉपिक हुआ, यू हैव टू रीड इट, वो पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। ओके, जब वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो जाएगी, जब आप पीवाईक्यूज को देख लेंगे कि क्या ये पीवाईक्यूज से रेलेवेंट है, सिंक में है, तब आप वो सारी चीजें नोट्स में डालेंगे। इट विल नॉट गो इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ योर रीडिंग। आज क्लास लगाते ही नोट्स में नहीं जाएगा सब कुछ। पहले क्लास लगाएंगे, यू विल गो होम, यू विल रीड अगेन आफ्टर 2 days you will read it again, or at the weekend you will read it again. Then after that you will write. Once you understand the topic, once you understand the concept, once you understand the logic, then only, and once you understand its importance in UPSC mains or prelims examination, after that you will start making
then what happens is after third or fourth iteration your notes will start becoming concise, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें खुद से याद रहने लगेंगी. फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव टू रिमेम्बर कि आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी में आता है, वो आपका ऑटोमेटिक ब्रेन में फिट हो जाएगा. यू डोंट हैव टू रिमेम्बर कि आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अलग से है. यू विल जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि अच्छा ये दो प्रोविजन है, ये कौन सा यूएस से लिया गया है, कौन सा ब्रिटिश से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है. ओके तो वो डेप्थ में हम जाएंगे, सुपरफिशियली नोट्स नहीं बनेंगे. सुपरफिशियल नॉलेज जो नेचुरली आपके ब्रेन को पता होनी चाहिए वो नोट्स में नहीं जाएगी. Over the period of time they will concise. And last, just before the exam, what will work is the flash notes or the one pager notes, especially for मेंस एग्जामिनेशन. मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको पहले से ही सिलेबस पता होता है एंड यू कैन प्रेडिक्ट कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, एंड देन यू हैव टू मेक वन पेजर नोट्स. और उतने ही नोट्स बनेंगे, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर हम पूरा 4 पेज का ऐसे लिख के बैठ जाएंगे. नो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक पेज काफी है उस पे. क्या होती है, कौन कर रहा है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस चैलेंजेस या गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट्स इट. वन पेजर इनफ फॉर दैट. ओके सो दैट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक एंड वन पेजर नोट्स. प्रीलिम्स के लिए नोट्स कैसे जाएंगे, फैक्ट वाइज. अब प्रीलिम्स के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, वंस यू अगेन रीड द बुक, सी द पीवाईक्यूज, सॉल्व वन टेस्ट. क्योंकि जब तक आप एक टेस्ट नहीं सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको पता भी नहीं लगेगा इंपॉर्टेंट क्या है. तब तक तो आपको हर लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, हर नई इंफॉर्मेशन आपके लिए एक मेस्मराइजिंग इवेंट है. अरे ये तो मुझे क्या ही पता लग गया, आज ही नोट्स में जाएगा, राइट. ये तो क्या ही नई इंफॉर्मेशन मुझे पता लगे. स्पेशली स्टूडेंट्स विद द साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उनके साथ बहुत होता है बिकॉज दे हैव नॉट रेड दीज सब्जेक्ट्स एंड दे हैव नॉट रेड दीज सब्जेक्ट्स वेरी अप्रोप्रिएटली इन देयर स्कूल टाइम. तो उनको लगता है हर चीज जो है वो कुछ बड़ा ही पता लग गया हमें, राइट. एंड दैट हैव टू बी नॉर्मल, वो आपके नोट्स में नहीं जाएगी. तो प्री के लिए इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल पूरा जुडिशरी, अगर किसने पॉलिटी की है तो पूरा जुडिशरी जो है आप रिवाइज कर सकते हो एक ही पेज में, एक चार्ट बना के विद द डिफरेंसेस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी. ओके तो वन पेजर नोट्स भी वहां प्रीलिम्स में काम आते हैं. यस काम आते हैं. किसी ने पूछा था प्रीलिम्स के लिए बनाने हैं क्या, कुछ कुछ टॉपिक्स में सेलेक्टिवली बनाने हैं, डिपेंडिंग अपॉन जहां आपका काम इजी हो जाए. नोट्स का काम है आपकी लाइफ को इजी बनाना, नॉट टफ. You will do all the things in this preparation journey which makes your life and preparation easy rather than troublesome. हाँ स्टार्टिंग में कोई एक्शन ट्रबलसम लग सकता है, अरे आज पढ़ने का मन नहीं है, आज रिवीजन करने का मन नहीं है, आज नोट्स बनाने का मन नहीं है, वो स्टार्टिंग में लग सकता है. बट उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर आपकी लाइफ को इजी बना रहा है, आपकी प्रिपरेशन को इजी बना रहा है, देन यू विल हैव टू डू इट. ओके वो आपको करना है. See, you can ask AI to do that. That can be done. But problem here is, आप AI से टॉपिक समझ सकते हैं, बट AI के पास क्या है, बायसनेस है. वो यूपीएससी के इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन टॉपिक कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन सिनेरियो, बट दीज AI मॉडल्स आर नॉट as per or not designed as per Indian scenario. तो आप वो टॉपिक कैसे डिसाइड करेंगे और कौन सी इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट करेंगे कि ये यूपीएससी पूछेगा. यूपीएससी तो वही इंफॉर्मेशन पूछेगा जो इंडियन सिनेरियो के लिए कंपैटिबल है, जो इंडियन सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है. बट क्या आपका एआई वो काम कर देगा? अगर कर देगा, यस यू कैन, बट एआई कैन नॉट फिल्टर आउट द इंपॉर्टेंस. अगर आप एआई को प्रेसिडेंट वाला चैप्टर देंगे ना, तो बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो मिस आउट कर देगा, सच में मिस आउट कर देगा. इट विल गो ऑन मोर ऑन इंटरप्रिटेशन रादर देन फैक्ट्स. तो बहुत से फैक्ट्स जब मिस हो जाएंगे, सो हाउ यू कैन इंश्योर कि आपकी प्रिपरेशन सही हो रही है. क्योंकि उसको तो एआई को तो ये भी नहीं पता कि आप क्या चीज रिटेन कर पा रहे हैं क्या नहीं. क्या एआई को ये पता लग रहा है कि आपके दिमाग में आपने प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस आपको याद नहीं रहता, लेकिन प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या वो याद रहता है. तो वो इलेक्शन प्रोसेस से मिस कर रहा है, बस सिंपल बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है.
राइट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बस इतना बोल रहा है, ना वो किसी का वोट शेयर बता रहा है, ना एमएलए के वोट की क्या वैल्यू है, कुछ नहीं आपको नोट्स में दे रहा है। एंड व्हाई? बिकॉज इट डजंट नो व्हाट यू कैन रिकॉल। एआई को नहीं पता आप क्या याद कर सकते हैं क्या नहीं, क्या आपकी मेमोरी में है, बट आपको पता है कि आपकी मेमोरी में क्या है। यू आर दी वेल defined person who can tell what you can recall and what you cannot. So have I answered your doubt here? AI वाला, AI थोड़ा biased है, और secondly AI doesn't know you, उसको आपके एग्जाम का टेस्ट का नहीं पता, right? Next thing is that when you should not make notes, notes कब नहीं बनाने हैं। इट्स वेरी टेम्पटिंग फॉर यू पीपल कि फाउंडेशन में आए हैं, नया नया क्रेज है, एकदम से हम तो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे itself will start our note making process and we'll write A4 pages, fill lots of A4 pages and bundle them up. No, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक्साइटमेंट में नोट्स बनाना और फिर पूरा जो एक मोमेंटम बिल्ड किया था उसको डिप में ले जाना, नो, वी हैव टू हैव अ सस्टेनेबल एंड स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। फर्स्ट आइटरेशन में आई सेड आपको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत नई लग रही है, आपको लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट वो भी इंपॉर्टेंट, और सब कुछ नोट्स में जाया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं ना वो बहुत बेसिक होते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही वहीं दे देते हैं, और जो बाद के चैप्टर्स होते हैं ना वहां तक मोमेंटम डाउन हो जाता है, और बाद के चैप्टर्स पे इंपॉर्टेंस कम देते हैं और वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अब मेन मूवी स्टार्ट हुई है, पहले तो ट्रेलर बेसिक्स ही चल रहे थे, राइट? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप एकदम इनिशियल स्टेजेस में ही पूरा दिल दिमाग से लग जाते हो सब कुछ करने। तो स्टार्टिंग में जस्ट रीड, जस्ट एंजॉय द इंफॉर्मेशन, जस्ट चेरिश द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग। ओके, जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जितना नया कुछ सीखने को मिल रहा है सीखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कीजिए, कुछ एमसीक्यूज देखिए, पीवाईक्यूज देखिए, उसके बाद एनालाइज करो कि आपके नोट्स में क्या जाएगा, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है फिर? स्टार्टिंग में अंडरलाइन करो, सीधा हाइलाइटर लेके भी नहीं बैठना प्लीज कि पूरी बुक ही कलर कर दी है हमने। ओके, छोटे बच्चों की कलरिंग बुक बना दिया हैंड आउट का। तो स्टार्टिंग में हाइलाइटर लेके भी नहीं बैठना, पेंसिल लेके बैठो और पेंसिल के साथ पढ़ते जाओ। ओके, रीड इट एटलीस्ट वंस और ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल, जो फाउंडेशन में बच्चे हैं, अगर आपने आज क्लास ली, शाम को घर गए तो पेंसिल के साथ पढ़ लिया, फिर आपका संडे को टेस्ट है तो सैटरडे को आप पूरा रिवाइज करेंगे, तो सैटरडे को फिर से पढ़ लिया, नोट्स नहीं बनाए उस टाइम, सैटरडे को फिर से पढ़ लिया। फिर जब वो दोबारा रिवीजन टेस्ट में आ रहा है आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स, या जब सब्जेक्ट जो है आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो चुकी है, आपने बहुत पीवाईक्यूज देख लिया, तब आप फिर नोट्स करो, तब आप कंसाइज करो उसको कि मैंने क्या रिटेन किया और क्या नहीं रिटेन किया, और बेस्ड ऑन माय पीवाईक्यूज, माय एनालिसिस, और पीवाईक्यू का एनालिसिस जब आप करो और एमसीक्यूज जो आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यूज का एनालिसिस जब आप करो, so you have to mark in your handout itself that this part was important, this was asked in the UPSC exam or in my test. Means question can be framed from here. You don't have to write everything this line, just star mark it. Star mark it that question can be framed from, or question can easily be framed from this part. Starting from the handout, तो जब आप पेपर पे अलग से लिखेंगे, so you will, those star marks will be your guiding light कि मुझे क्या क्या हैंडआउट्स में मेरे नोट्स में मेरे होना चाहिए, बुक से या हैंडआउट से क्या चीज मेरे नोट्स में जाएगी। सो दिस विल हेल्प यू, योर नोट्स विल बी वेरी डायरेक्ट, वेरी प्रिसाइज with regard to UPSC. They will be very aligned with regard to UPSC because you have studied, you have analyzed PYQs, MCQs, और उसके बाद एक डिसीजन लिया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, फर्स्ट रीडिंग के बाद नहीं नोट्स बनाने हैं, लाइव क्लासेस के टाइम पे नोट्स नहीं बनाने हैं, बिकॉज अभी तो वो आपकी इनिशियल स्टेजेस ही है, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। जस्ट वेरी क्लोज, ना तो एकदम क्लास लगाने के बाद नोट्स बनाने और एग्जाम से पहले बनाने नहीं लगना है। अगर एग्जाम से पहले आपके नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, जो अब तक प्रिपरेशन की थी वैसे ही करो,
डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग नोट्स। हाँ, स्क्रिबल कर सकते हो कि कुछ छोटा छोटा 1 पेजर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए, लक्ष्मीकांत के लेट से नोट्स ही नहीं बनाए, बट कुछ चीजें उनको पता है बहुत प्रिसाइजली, क्योंकि इतने टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, उनको बस पता है कि मुझसे ये याद नहीं रहता या मुझे ये टाइमलाइन हिस्ट्री में याद नहीं रहती, तो वो बस फटाफट बना लिया। बट डिटेल नोट्स नो, डोंट मेक इट अ बिग नो, just solve questions at that time. Next thing is topics below your threshold। अगर कोई टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है या जिसकी आपके कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो हमें अभी पता ही नहीं है, आते ही नहीं है, उनके भी नोट्स नहीं बनाओ। ओके, डोंट कॉपी। जब नोट्स ऐसे बनने लगे कि सब कुछ हम बुक से कॉपी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, दीज आर नॉट नोट्स, डोंट कॉपी। डोंट बिकम अ कॉपियर और कॉपिंग मशीन। You have to process the information and then write in your own language. Next is multiple sources from the same topic, and don't make notes in that condition again। जब एक notes concise है, for example कोई topic running में है, for example अभी वेस्ट एशिया में जो पूरा chaos है वो रनिंग में है, तो उसके नोट्स जब बनेंगे वो ऐसे नहीं डेली बनेंगे। कोई करंट अफेयर्स अगर फॉलो कर रहा होगा, करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहा होगा, डजंट मीन कि आप डेली लिखने बैठ जाओगे आज ये हुआ आज ये हुआ आज ये हुआ, बिकॉज इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, राइट। तो आप बस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे धीरे धीरे कि अच्छा ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर कुछ बीच में कीवर्ड मिलता है या इंडियन नेगोशिएशन में कुछ मिलता है या कहीं की और की नेगोशिएशन में कुछ मिलता है, तो कुछ एक दो पॉइंटर लिख लेंगे, लेकिन वो बाद में बनेंगे हॉलिस्टिकली उस टॉपिक पे, जब वो पूरा इवेंट खत्म हो जाएगा, नॉट एवरी डे। ओके, next is what should go in your notes, what should not go in your notes। First thing is keyword should go in your notes, not the complete sentences। full sentences नहीं जाएंगे, सिर्फ keywords जाएंगे। जो चीजें आपको कंफ्यूज करती है, जो चीजें आप भूल जाते हैं, यू कैन नॉट रिकॉल देम अगेन, दोज विल गो इन योर नोट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ज्योग्राफी का साइक्लोन का प्रोसेस समझ नहीं आता है, साइक्लोन फॉर्मिंग साइक्लोजेनेसिस का प्रोसेस समझ नहीं आता है, यस डेफिनेटली गो इन योर नोट्स। अगर आपको टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, इट इज कॉन्सेप्चुअल एंड यू डोंट अंडरस्टैंड इट कि कौन सी कंडीशंस टेम्परेचर इन्वर्जन करती हैं, देन डेफिनेटली इट विल गो इन योर नोट्स। सब कुछ वो नोट्स में फिर जाएगा। यूपीएससी पीवाईक्यू रेलेवेंट फैक्ट्स, डेट, themes, everything will go in your notes। Again, that's why I said don't make notes in the initial stages, make it after your first second reading, once you have analyzed your PYQs। Next, if there are connections between the topics, yes it will go in your notes। for example semiconductor policy पे एक पूरा connection है सब subjects में, yes it will go in your notes। data statistics कोई नई report आ रही है, yes it will go in your notes। diagrams, flowchart which help you to easily recall stuff or even help you easily represent your ideas in the mains examination, definitely it will go in your notes। क्योंकि यही डायग्राम्स आप एग्जाम में हैंडली यूज कर सकते हो, मेंस में फटाफट बस वही डायग्राम बनाया और अपने कॉन्सेप्ट को समझा दिया। नेक्स्ट, अगर आपके खुद के कोई मेमोनिक्स है, कोई एग्जाम्पल्स है, एथिक्स की केस स्टडी के लिए हो सकते हैं, कुछ रिकॉल करने के लिए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, देन अगेन इट विल गो इन योर नोट्स। एनी वैल्यू एडिशन विल गो इन योर नोट्स। व्हाट विल नॉट गो इन योर नोट्स इज द एंटायर बुक। पूरी की पूरी बुक छाप देना विल नॉट गो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 पेज की बुक थी और 500 ही पेज के या 400 पेज के आपके नोट्स बन गए और खुश हो रहे हैं कि 500 पेज की बुक को 400 या 300 में हमने कन्वर्ट कर दिया। नो, दे आर नॉट गुड नोट्स अगेन। ओके, नेक्स्ट, obvious information will not go in your notes। something which is not relevant for your exam will not go in your notes। repetitive material again will not go in your notes। अगर आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करके ही पता लगता है कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो GS1 में, GS2 में, 3 में, 4 में कहीं भी पूछा जा सकता है। GS1 में रिसोर्सेज ज्योग्राफी में, GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में, GS3 में इकोनॉमिक पॉलिसी में और GS4 में एनवायरमेंटल एथिक्स में पूछा जा सकता है, देन अगेन दैट कंप्लीट मटेरियल विल गो एट वन प्लेस। उसको क्या करोगे, हैंड जो भी आपका मेंस का सिलेबस होगा वहां लिख दोगे कि इसको अलग से बनाया हुआ है। इट इज नॉट विद द ज्योग्राफी और GS2, GS3, GS4, इसका एक अलग से नोट है बिकॉज इंटरलिंकेजेस हर जगह है। ओके, एंड डेकोरेटिव नोट सजा सजा के लिखना, नो। यहाँ हमें एग्जाम क्लियर करना है, कोई मार्क्स कहीं से या किसी की तारीफें गेन नहीं करनी। ओके,
बट येस, माइंड यू, योर नोट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। सजाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा क्लमजी और केओस क्रिएट कर दिया है। ओके, योर नोट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज एंड रीडेबल। खुद को ही नहीं समझ आ रहा है, चलो किसी और को नहीं आए चलेगा, खुद को समझ आए। ओके, तो वो होना चाहिए। ये नहीं है कि नोट्स अब वेस्ट हो गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा था। इसलिए पूरी पूरी बुक नहीं लिखना, बिकॉज थक जाते हो तो कुछ भी लिखते हो फिर। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स वर्सेस लॉन्ग नोट्स। इनिशियल स्टेजेस में, जिन स्टेजेस में आप अभी हैं, इनिशियल स्टेजेस में यू टेंड टू मेक लॉन्ग नोट्स, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है। हाँ, ये होता है कि अगर आप, मुझे 500 पेज की बुक मिली, मैंने 200 में कन्वर्ट कर दी, ऐसा होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू टेंड टू राइट अगेन। बट प्रॉब्लम हियर इज कि धीरे धीरे वो शॉर्ट में कन्वर्ट कैसे होंगे, धीरे धीरे वो मल्टीपल रिविजन्स के साथ कंटिन्यू होंगे। दे विल बी, इट विल बी लाइक कि आपने थर्ड रिवीजन कर ली, फोर्थ रिवीजन कर ली, अब बहुत सी चीज अब रिटेन हो रही है, तो और नोट्स, तो वन पेजर नोट्स वैसे बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज के केस में, एनवायरमेंट में आप बहुत सारी स्पीशीज पढ़ते हैं, तो स्पीशीज के ना 100+ पेजेस हो जाते हैं। बट स्टार्टिंग में अगर आपने संतोष सर से पढ़ा है, तो स्टार्टिंग में वो फर्स्ट पेज पे इंडेक्स पेज देते हैं, तो इंडेक्स पेज अपने आप में एक शॉर्ट नोट होता है। सो आप वहीं से ही पता लगा लेते हो कि, क्योंकि आपने अगर 4-5 बार वो नोट्स पढ़ लिए हैं, वो हैंड आउट पढ़ लिया है, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप फर्स्ट पेज से, इंडेक्स पेज से बता दोगे कि क्योंकि उन्होंने सारी स्पीशीज लिस्ट की है इंडेक्स में, तो जब सारी स्पीशीज इंडेक्स में लिस्ट है, तो आपको बस वो चीज वहां स्पीशीज के साइड में लिखनी है जो आपको उस स्पीशीज से रिगार्डिंग याद नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको ये याद नहीं रहता कि वो वनरेबल है या एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो बस वो लिखना होता है। कई बार तो सर वो भी लिस्ट बना के देते हैं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ये सारी स्पीशीज, तो उस केस में आपको याद नहीं करना होता, वो नोट्स हैंडी होते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज वन पेजर नोट्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, तो स्टार्टिंग में सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के टाइम पे आपके लॉन्ग नोट्स बनते हैं, मल्टीपल रिविजन्स के बाद वो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट होते हैं। एंड वन पेजर जब बिल्कुल एग्जाम टाइम आ जाता है और आपको पता होता है कि एग्जाम से 2 महीने पहले तक कि मुझे सिर्फ इतना ही काम आएगा, फॉर एग्जाम्पल मेन्स के लिए, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग योर कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन राइट नाउ, और हर हफ्ते आप मेन्स का टेस्ट लिख रहे हैं, और उस मेंस के टेस्ट से, एनालिसिस से आपको पता लगता है कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इतना मैं आंसर लिख सकता हूँ। सो व्हाट यू डू इज, वंस यू गेट परफेक्ट इन दैट सब्जेक्ट, तो आप हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स बना के रख सकते हैं, वन पेजर्स। और ये काम दिसंबर तक हो जाना चाहिए। क्यों दिसंबर तक हो जाना चाहिए? बिकॉज आफ्टर दैट यू विल गियर टू प्रीलिम्स। जैन से आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, और जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, यू वोंट बी हैविंग टाइम, और प्री और मेंस के बीच में वैसे ही टाइम कम होता जा रहा है, अगेन यू डोंट हैव टाइम टू मेक नोट्स। तो ये प्रिपरेशन, ये जो नोट्स हैं, ये अभी से, लेकिन अभी से का मतलब ये नहीं है कि आज से ये वन पेजर स्टार्ट कर देंगे। इट विल टेक टाइम, एंड व्हेन यू विल हैव टाइम इज अराउंड अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे, यू विल हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तब आपको समझ आ जाएगा वन पेजर में क्या जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए फॉर नोट्स? प्रीलिम्स के अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टाइम प्रेशर में 4 ऑप्शन दिए, उसमें से कोई एक करेक्ट है। आपका ऑप्शन, आपका वहां पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आंसर नहीं है आपके सामने, आंसर आपकी आंखों के सामने है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि आंसर क्या है, राइट? सो प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द आंसर, दैट व्हाट इज द आंसर अमंग 4 ऑप्शंस। तो उस केस में योर नोट्स, बिकॉज प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट्स के अलावा फैक्ट्स पे भी होते हैं, तो वहां पे वो फैक्ट्स जाएंगे, इट विल बी मोर फैक्ट डेंस। जो यहाँ फैक्ट्स होते हैं ना, जो प्रीलिम्स में फैक्ट्स होते हैं, जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, मेंस में वही वैल्यू एडिशन बन जाता है। तो इंटीग्रेटेड वे में हो सकती है वो प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ के फैक्ट्स, यहाँ का वैल्यू एडिशन बनेगा, मेंस का वैल्यू एडिशन बनेगा। यू विल यूज दीज पॉइंट्स इन सब्सटैंशिएटिंग योर पॉइंट्स। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल, कोई टॉपिक है तो उसके सिंपल व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के उसमें आंसर लिखो, पॉइंट्स लिखोगे, क्या चीज है, क्यों है, क्या काम है, कैसे होता है, ये सब, राइट? कब, कहाँ, ये सब। तो यू विल जस्ट राइट दीज पॉइंट्स,
You will not write the complete sentences. That president term is of 5 years. See the term 5 years. Done. इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्टेड मेंबर्स. डन. कहाँ कहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स? पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के. नेक्स्ट वोटिंग पैटर्न क्या होगा? वैल्यू क्या होगी? देन फॉर्मूला. डन. यू डोंट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस. मेथड क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के. राइट. So you will write these terminologies here. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? आर्टिकल 21 है, कैन नॉट सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी. पुट्टास्वामी केस में एक्सपैंड कर दिया प्राइवेसी को भी. सो आई डिडंट राइट टू प्राइवेसी कंप्लीट. जस्ट प्राइवेसी से आप समझ जाएंगे कि ये राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है. रिवीजन में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज कर सकते हैं. आई जनरली डोंट रिकमेंड ऑन पर्सनल बेसिस कि आप इतनी मेहनत करेंगे फ्लैश कार्ड्स बनाए. बट जो आपके ये नोट्स होते हैं ये मोर देन इनफ होते हैं. आप इन्हीं नोट्स को और कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने नोट्स बना लिए, आपने बुक पढ़ी 100 पेज की और उसके फिर नोट्स बना लिए लेट्स से 25 पेजेस में. उसके अंदर भी rather than making 4 pages notes or 5 pages notes out of this directly, आप उसी को 5-6 बार पढ़ेंगे और उसी में हाईलाइट करना चालू कर देंगे. पहले वही पेंसिल से, फिर पेन से, फिर हाइलाइटर से. अब हाइलाइटर वाला मटेरियल बहुत कम होगा. तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि मैं 20 पेजेस को 4 पेजेस या 5 पेजेस में कन्वर्ट कर लूं, तो वो सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ ले. और हाईलाइट उन्हीं चीज को करो जो आपको याद नहीं रहती, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. राइट. तो वो चीज हाईलाइट होगी. तो नोट्स में भी हम ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं कि आपका एक बेस ऑलरेडी है, आपके पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड सोर्स था. स्टैंडर्ड सोर्स को पहले आपने रीड किया, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करके 2 बार पढ़ के हाईलाइट कर लिया इंपॉर्टेंट पार्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंटेंट है जो कि मेंस के लिए या प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, what else you can do, what more advanced version you can do is, for example अगर यहाँ पे right to privacy लिखा है, right, और ये क्वेश्चन किसी ईयर में पूछा गया है, तो वहां पे ईयर भी लिखो. ईयर से आपको पता लग जाएगा PYQ है 17, 16, 18 ऐसे पूछ लो, लिख दो वहां पे. तो आपका जो ये स्टैंडर्ड सोर्स है ना, यही आपका PYQ नोट्स भी बन गया. जो स्टैंडर्ड सोर्स था यही आपका PYQ नोट्स भी बन गया. PYQ एनालिसिस इसी में हो रहा है, कोई अलग से शीट नहीं बनेगी उसकी. अगर आपने कोई टेस्ट दिया MCQ और उसमें कोई क्वेश्चन गलत हो गया और वो गलत यहाँ किसी टॉपिक से हुआ, यहीं पे हाईलाइट करो गलत हो गया था, रेड हाइलाइटर से हाईलाइट करो क्वेश्चन आया था गलत हो गया. राइट. तो वही स्टैंडर्ड सोर्स में चलेगा. अब 2-3 रिविजन आपने कर लिए, तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जाम्पल जो रेड मार्क थी, तो ये गाइडिंग लाइट है कि आपके नोट्स में जाएगा क्या. जो रेड मार्क थी या जो ईयर लिखा था, हाईलाइटेड थी कि ये PYQ में पूछा गया है, ये मेरा टेस्ट में गलत हुआ है, ये मुझे याद नहीं रहता, तो वो सारा इस हैंडआउट इस में जाएगा. अब लेट्स से इसको आपने सेकेंड रिवीजन किया और इसी के बाद थर्ड किया, इसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, लेट्स से 4-5 बार पढ़ा. अब इसमें भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी आपके नेचुरलाइज्ड हो चुकी होंगी. यू मस्ट हैव रिटेन्ड एवरी सम थिंग्स फ्रॉम इट. बट उसके बाद भी जब रिवीजन टेस्ट दिया, रिवीजन टेस्ट में लेट्स से देयर वाज वन पॉइंट व्हिच वेंट रॉन्ग, उसको रेड हाईलाइट कर लिया वहीं पे कि ये गलत हुआ था. कोई न्यूज में आया पॉइंट, लेट्स से कोई कमेटी आपने लिखी थी नोट्स में और वो न्यूज में आ गई, तो उसको वहीं पे CA करके मार्क कर लिया. तो करंट अफेयर्स भी यहीं पे इंटीग्रेट हो रहा है, सब कुछ यहीं इंटीग्रेट हो रहा है, हम स्कैटर्ड प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे. राइट. वहीं CA करके रख लिया. तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको नेचुरलाइज्ड है या फिर करंट अफेयर्स में आई है, अब 1 पेजर नोट्स बनाने हैं. 1 पेजर में क्या जाएगा? जो नेचुरलाइज हो गई वो नहीं जाएगा, करंट में जो था इररिस्पेक्टिव आपको आता है नहीं आता फिर भी जाएगा करंट वाला. क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि करंट में टॉपिक था. राइट. कोई चीज गलत हो रही थी, कोई डेटा फैक्ट बार बार गलत आ रहा था, आपको याद ही नहीं हो रहा है, आपको ईयर टाइमलाइन नहीं याद हो रही है, वो जाएगा. तो दिस इज योर 1 पेजर आफ्टर मल्टीपल रिविजन्स. और ये देखो बार बार मैं कह रही हूँ सिर्फ रिवीजन का रोल नहीं है इसमें, टेस्ट का भी रोल है.
टेस्ट आपको डिसाइड करवाने में हेल्प करते हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, वरना ऐसे तो आपको पता ही नहीं लगेगा मुझे क्या आता है। तो टेस्ट आर दोज गाइडिंग लाइट्स। तो जब आप फाउंडेशन जैसे एनरोल करते हैं तो आपके वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट ऐसे होते हैं। तो उन्हीं के बाद, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि वन पेजर आज ही बनना चाहिए, लेकिन क्वार्टरली टेस्ट, 6 मंथली टेस्ट के बाद तो आपको पता लग जाएगा ना कि भाई 5 रिवीजन के बाद भी जो चीज याद नहीं हो रही तो वो नोट्स में जाएगी मेरे, या 5 टेस्ट मैं दे चुका हूँ एक ही टॉपिक से, क्योंकि आपने वीकली भी दिया, मंथली भी दिया, क्वार्टरली भी दिया, 6 मंथली भी दिया। तो उससे जब आपको ये समझ आएगा कि भाई ये चीज बार बार पूछी जा रही है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू में भी पूछी गई है, तो वो मेरे वन पेजर में जाएगा। सो इट इज नॉट जस्ट योर notes, it is not just your revisions but test also that plays your part in making your notes. नेक्स्ट इज मेंस के लिए कैसे बनेंगे। अगेन मेंस में पीवाईक्यू एनालाइज करके यू विल एड्रेस की कौन से टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है, उन टॉपिक्स का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट यही होता है जब भी आप कोई टेस्ट लिखते हैं या मेंस का आंसर लिखते हैं तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो आपके नोट्स भी वैसे ही होने चाहिए, so that your brain is naturally aligned to write an answer in that format: introduction, body, conclusion और value addition points. नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो व्हाट, व्हेन, वेयर, इन पे फोकस था। इफ यू सी व्हाट, व्हेन, वेयर जो फैक्ट बेस्ड है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हुआ, वो सब पे बेस्ड है। यहाँ है क्यों, हाउ, व्हाई, इन सब पे बेस्ड है। तो इट इज मोर एनालिटिकल। तो यहाँ पे जब फैक्ट्स पे फोकस था, यहाँ पे किस पे फोकस होगा कि क्रिटिकल एनालिसिस पे, क्यों है, सही क्यों नहीं है, क्या किया जा सकता है, इन चीजों पे। ओके, so why, how, what should be there, critically analyze, these will be the guiding light again. Example, article 21 में यहाँ पे ये बोला 17 में प्राइवेसी को एक्सपैंड कर दिया, किसमें, पुट्टास्वामी केस में, और इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होता। तो कब पे काम चल रहा है, यहाँ पे किस पे काम चलेगा कि अच्छा एक्सपेंशन का लॉजिक क्या था, मेनका गांधी केस में एक्सपैंड किया, एसए में कैसे यूज कर सकते हैं, और जगह कैसे यूज कर सकते हैं, इसको ह्यूमन राइट्स में कैसे यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया उन्होंने, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आ गए, तो वो सब इसमें जाएगा, और उसका मीनिंग क्या हुआ। नेक्स्ट रिवीजन, अगेन मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करके ही पता लगाते हैं कि आपके आंसर में क्या जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता, वन डे गेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट की हैबिट इज ऑलवेज रीड इट मल्टीपल टाइम्स। अपने बेसिक नोट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो और फिर डिसाइड करो क्या नोट्स में जाएगा, फर्स्ट डे से नहीं करो। नेक्स्ट, कैन नोट्स रिप्लेस बुक्स? यस दे कैन, बट इफ दे आर कस्टमाइज्ड टू योर ओन, यस दे कैन, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीटली इनिशियल स्टेजेस में यू कैन नॉट इग्नोर। They are indispensable source of your information, your knowledge, your goal to UPSC, CSC. You have to read them, but once you filter out that what you already know, what is normal to you and what is not normal to you, then those will go in your notes, and then that will become your new standard notes, your standard source. Unless and until again किसी एमसीक्यू में ये आ गया कि आपके नोट्स में नहीं था और आपको पता भी नहीं था, फिर वो दोबारा नोट्स में जाएगा। अगेन टेस्ट विल बी योर गाइडिंग लाइट। नेक्स्ट, नोट्स में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट जाएंगे बिकॉज दे हेल्प इन रिवाइजिंग प्रॉपरली, दे हेल्प इन organizing your thoughts, they help in writing your mains answer strategically in proper structure. नेक्स्ट इज आइडियल नोट मेकिंग स्ट्रक्चर। कोई एक प्राइमरी सोर्स रखो अपने सब्जेक्ट के लिए, इट माइट बी अ स्टैंडर्ड बुक, इट माइट बी क्लास हैंडआउट्स, एनीथिंग। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए क्लास हैंडआउट्स आर कंप्लीटली इनफ, you don't need anything else, any other book. For ancient history you do not need anything else, your standard sources, your handout, class handout is enough. I can vouch on this that they are enough. Your ancient history, modern history, for history, for science and tech, for environment, they are enough. Okay, for polity, yes, you have to do Lakshmikant. Lakshmikant cannot be ignored in that case. Okay. Next is
माइंड मैप्स फॉर करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन शुड बी देयर। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक आया न्यूज में और आपको पता है स्टैटिक का भी पार्ट है, वहां पे वो माइंड मैप होना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसका इंटीग्रेशन सारे जीएस पेपर्स में है, तो वो अलग से आपका माइंड मैप होना चाहिए। प्रोग्रेसिव कंप्रेशन विल कम ओवर स्लोली। और नोट्स कैसे, इट कैन बी इन डिजिटल फॉर्म, इट कैन बी इन हार्ड कॉपी, A4 1 पेजर नोट्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निक्स। टेक्निक्स इज नोट्स आप बनाने कैसे, चलो कब बनाने हैं, कितने बनाने हैं वो तो देख लिया, बनाने कैसे हैं। There is one simple strategy which most toppers follow and that is very raw method of making notes, कि बस एक पेपर लिया और उस पे लिखना चालू कर दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक की हेडिंग लिखी और फिर उसके पॉइंटर्स लिखने स्टार्ट कर दिए। बट by scientific studies there are other methods of making notes and we'll be discussing those. I'm not discussing the raw method. raw method में सिंपल है कि आपको जो जो आपने हैंड आउट में पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप लिखते जा रहे हो, अपने डिजाइन में जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसमें लिखते जा रहे हो, राइट। First method here is the technical method. The techniques which I want to talk about is the Cornell method. Cornell method में you divide the page into 3 halves. The first half is the Q column. तो आपका जो रॉ मेथड है उसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, दैट यू कैन नॉट रिकॉल इट। आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि क्या लिखना था, या उसको याद कैसे करना है, एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करनी है, प्रोसेसिंग कैसे करना है, क्योंकि सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, जस्ट लाइक योर स्टैंडर्ड हैंडआउट्स। यहाँ पे दिस मेथड forces you to put pressure on your memory. It creates a pressure on your memory that you now recall those things. If you cannot recall the thing, then I'll provide you the answer. So on first end, you write the Q column कि आर्टिकल 21 क्या है, उसके एक्सेप्शन क्या है, मेनका गांधी केस क्या है, और आर्टिकल 21 में प्राइवेसी क्या है। So you just make questions here, write their answers on the right side. तो जब भी आप पढ़ते हैं इसको फोल्ड कर देते हैं और इन क्यूज को पढ़ के सोचते हैं, अच्छा आर्टिकल 21 क्या था, मेनका गांधी केस में क्या हुआ था, राइट, पुट्टास्वामी केस में क्या हुआ था, आर्टिकल 21 की और क्या वाइडनिंग हुई और क्या इंटरप्रिटेशंस आई, तो वो सारा आप सोचते हैं और यहाँ पे उसके आंसर होता है। इफ यू कैन नॉट रिकॉल देन यू अनफोल्ड द पेज एंड यू रिवाइज इट अगेन। एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ वन लाइनर में आप लिखना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन या कुछ भी, या पीवाईक्यू में आया था, इस साल पूछा गया था, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस यू कैन राइट इन द समरी पेज। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड आई वुड से फॉर एक्टिव रिकॉलिंग, कि आप एक्टिवली पूरा रिकॉल कर सकते हैं। आप अपने लिए क्वेश्चंस, आप अपनी मेमोरी को टेस्ट करते हैं कि मुझे क्या क्या याद है। नेक्स्ट इज Next is the compression, the progressive compression, which I have discussed multiple times just in the beginning of the session. पूरा डिटेल में अभी हमने किया कि बुक को पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो और फिर 10 to 20 पेजेस नोट्स, फिर 5 पेजेस नोट्स एंड देन 1 पेजर नोट्स पे आ जाओ। सो दिस आई हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल कि फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग के बाद आपके नोट्स बनते हैं, बड़े नोट्स बनते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल रिविजन आप करते जाते हैं, यू कंप्रेस द इंफॉर्मेशन विच इज इम्पोर्टेंट। तो नीचे जस्ट एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मनी बिल क्या है, मनी बिल जो है उसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 110 है। फिर आप लिखते हैं कि अच्छा प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, फिर स्पीकर जो है उनको वैलिडेट करना होता है व्हेन यू ट्रांसफर टू राज्यसभा। सिर्फ लोकसभा में पासिंग होती है, राज्यसभा कैन डिले इट ओनली फॉर 14 डेज, राइट। 14 डेज में रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो सकती है, नहीं हो सकते। सो दोस थिंग्स यू विल जस्ट राइट इट, ओके। Next is the third technique, that is mind mapping technique. The first two techniques are basically for the static subjects, आप यूज कर सकते हैं। माइंड मैपिंग टेक्निक करंट अफेयर्स के लिए which has web in most of the subjects, सारे ज्यादा पेपर्स में यूज हो जाता है। मोस्ट इंटर एक्सचेंजेबल टॉपिक्स है, इंटर रिलेटेड टॉपिक है अमंग योर जीएस सब्जेक्ट्स। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, क्या है, क्यों है, कुछ फैक्ट है इसके रिगार्डिंग, कोई मिनिस्ट्री है, कैसे काम करती है, ऑपरेट करती है, वो सारे पॉइंट्स आप लिखते हैं। कोई इंटरनेशनल एंगल है, कोई पॉलिटिकल एंगल है, कोई इकोनॉमिक एंगल है, यू राइट ऑल द पॉइंट्स
और मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस के लिए कुछ पॉइंटर्स चाहिए, जैसे कोई चीज, कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसके आपको फैक्ट्स पता है, जैसे सेमीकंडक्टर की पॉलिसी पता है, बट मेंस में क्या आएगा, व्हाट एल्स वी कैन डू विच इज नॉट राइट नाउ डन बट यू हैव बीन आस्क्ड द फ्यूचर पॉलिसी, तो फ्यूचर पॉलिसी फिर मेंस एंगल में आ जाएगी। योर सजेशन कि फ्यूचर में और क्या करना चाहिए, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, राइट, तो वो भी आएगा। तो दैट बिकम्स अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट कि सेमीकंडक्टर से कुछ भी पूछा जाए आई विल डू। So this is the third technique of mind mapping. This is one of the example of semiconductor. क्या है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है, कोई मिनिस्ट्री है जो काम कर रही है, प्रीलिम्स मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पहले कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे, इंटरनेशनल एंगल क्या और इकोनॉमिक एंगल क्या है। नेक्स्ट इज why you are doing all this stuff. You are doing all this stuff so that you can write your mains, right? How you write your mains once you clear your prelims, and then write your mains and gain more marks so that you are in the list, right? So मेन से मार्क्स कब आएंगे, जब आपकी ये पूरी इंफॉर्मेशन, जो भी प्री के लिए पढ़ा, जो भी मेंस के लिए पढ़ा, जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, दीज आर इंटीग्रेटेड एंड यू आर एबल टू राइट दिस इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर। जब तक पेपर पे नहीं लिखोगे, आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, पेपर पे नहीं उतार पा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं, इट्स ऑफ नो यूज, राइट? सो मेन मकसद क्या है, दैट व्हाटसएवर यू रीड, you it should be in so much integrated manner that when you write it on the paper, it should feel like that it's naturalized, it's structured, and it is most organized answer with the substantiating point. So point is of means the substantiating point or data fact example is of prelims which you have read in prelim data. Okay, तो फिर ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन कैसे आएगा, जब सब कुछ आप इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ोगे। सो इंटीग्रेट योर नोट्स, योर प्राइमरी सोर्स, आप उसको इंटीग्रेट करते जाते हो। अगर प्राइमरी सोर्स लेट्स से पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी से रिलेटेड ही कुछ करंट अफेयर्स में भी है, इट विल बी इंटीग्रेटेड। आई जस्ट टोल्ड यू हाउ यू विल डू इट। जो भी पेज है आप वहीं पे मार्क कर लोगे कि ये करंट अफेयर्स में था, और अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी वहीं पे लिख लोगे। तो करंट अफेयर शुड बी इंटीग्रेटेड देयर, एंड देन अगेन यूपीएससी सिलेबस से चेक करोगे रेलेवेंस। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स के लिए आपने माइंड मैप्स भी बनाए हैं, और फाइनल, सबका फाइनल रिवीजन क्या होगा, 1 पेजर नोट्स। ओके, and simultaneously mains answer, see your mains answer writing practice, your prelims MCQ solving, everything helps you decide in note making process. ऐसा कुछ भी स्कैटर्ड नहीं होता। अगर आपने बहुत ध्यान से इस लेक्चर को समझा है, सुना है, यू कम टू अ कंक्लूजन कि मेरी पूरी प्रिपरेशन ना ऐसे सेग्रीगेटेड नहीं है, हर चीज एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से है। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कभी भी नोट्स बनाना चालू कर दूंगा, मैं कभी भी टेस्ट दे दूंगा, मैं कभी भी कुछ भी कर लूंगा। नहीं, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, एवोल्यूशन है पूरी प्रिपरेशन, और उसका स्टेप वाइज फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि 1 पेजर आप सीधा बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको उस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी, उसको कम पेजेस में लाना पड़ेगा, फिर जाके दिसंबर में आपके 1 पेजर बनेंगे। एंड इफ यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि मैं अभी 1 पेजर बना लूं, देन आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम योरसेल्फ। एंड सेकेंड थिंग इज कि हमने इतने टॉपर्स के लेक्चर सुने होते हैं ना, कि समटाइम्स वी फील कि मैं बस प्रिपरेशन में घुसूंगा और मैं 1 साल में, क्योंकि मुझे क्रैक करना है तो मैं सब कुछ एक बार में कर दूंगा। और हम भूल जाते हैं कि वो एक बार के करने के चक्कर में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं, हम बहुत सारा एनालिसिस मिस कर रहे हैं। ऐसा बहुत बच्चे न्यूज़पेपर स्किप करके भी करते हैं कि हम तो लास्ट में कोई ईयरली मैगजीन पढ़ लेंगे। नो, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि वो नेचुरल मेंटल बेंड कैसे आएगा। अगर मैं आपको बोलूं करंट अफेयर्स के सीधा सिर्फ लेक्चर लो और कर लो, वो एक ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म है। बट अगर आपको रियली एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट चाहिए, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, राइट? यू कैन नॉट इग्नोर, अवॉइड रीडिंग न्यूज़पेपर here. And if you can't do now, then in services, how can you expect from yourself that you will do there, right? तो ये सारे नोट्स जो है, if you see the complete chart, everything is integrated. प्राइमरी सब्जेक्ट्स के लिए कॉर्नल नोट्स बन रहे हैं, कॉर्नल में कुछ टॉपिक्स माइंड मैप में भी जाएंगे, करंट अफेयर्स के माइंड मैप में बन रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के बहुत से टॉपिक बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, तो वो उन्हीं नोट्स में इंटीग्रेट हो जाएंगे।
and everything will come to your PYQ integration syllabus check, and everything will come into final revision sheet of 1 pages. Okay. Next is how to write mains answer. Again I said कि intro, body, conclusion ये सब लिखना होता है हमें. इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मैं अगर इस टॉपिक से आएगा तो क्या लाइन लिखूंगा, इंट्रो लिखूंगा. बॉडी में अगर पूछ लिया दैट व्हाट इट इज या व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस और इज इट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, तो मैं उसके 3-4 पॉइंट्स लिखूंगा विद वैल्यू एडिशन मटेरियल. वैल्यू एडिशन कैन बी एनी डेटा, एनी जजमेंट, एनी कमेटी, एनीथिंग व्हिच एनी रिपोर्ट हैव मेंशन्ड दैट. फिर मल्टीपल डायमेंशंस कवर करेंगे टू मेक द आंसर कॉम्प्रिहेंसिव. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल डायमेंशन, और कंक्लूजन में कोई एक हुक लाइन हम डालेंगे सो दैट माय कंक्लूजन रिमेन्स लॉजिकल एंड इंटरप्रिटेटिव. ओके. सो फॉर एग्जांपल मेंस के लिए यहाँ पे है राइट टू प्रिवेसी के लिए, तो प्रिवेसी में असेंशियल है फॉर व्हाई इट इज एसेंशियल टू इंश्योर डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी. पुट्टास्वामी केस में बोला है. बॉडी में जितना भी उसका इंपॉर्टेंस आर्टिकल 21 में बोला, कॉन्स्टिट्यूशन एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल सब डालेंगे. वैल्यू एडिशन में क्या होगा कि किस जजमेंट में किस जज ने क्या बोला था. मल्टीपल डिमेंशंस क्या होंगे, वही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल. कि पॉलिटिकली स्टेट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा. इकोनॉमिकली इज देयर एनी कॉस्ट विच वी आर बियरिंग फॉर इंश्योरिंग राइट टू प्राइवेसी, बिकॉज कंपनीज उनको बहुत कंप्लायंस करना पड़ता है. अगेन बॉडीली ऑटोनॉमी, सोशल अरीना में उसका क्या इम्पैक्ट है. yes it is ensuring bodily autonomy and thus it is leading to other new scenarios, right. तो कंक्लूजन में कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, देयर शुड बी बैलेंसिंग. तो आप एक ऐसा बैलेंस्ड कंक्लूजन पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं, एंड दिस यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. और ये फिर अब ये आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं अभी से पहली रीडिंग में कर लूं, ये नहीं होगा. हियर यू हैव टू रीच, दिस शुड बी योर गोल कि मुझे ऐसे नोट्स बनाने हैं, एंड बाय व्हेन, बाय नवंबर दिसंबर मेरे पास ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए होने चाहिए. बट ये अभी नहीं होंगे. ऐसा नहीं फोमो में आ जाना, अरे मेरे पास तो आज ही होने चाहिए. आज के लिए जो काम दिया गया है कि पढ़ो, 2-3 बार बुक्स को पढ़ो, स्टैंडर्ड सोर्सेस को पढ़ो और फिर नोट्स बनाओ. ओके. नेक्स्ट इज मेजर क्वेश्चन. मैम नोट्स जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में बनाए या हैंड रिटन बनाए, डिपेंड्स अपॉन यू. कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट. आपको किस में करना है. अल्टीमेटली आपको पेपर जो लिखना है ना वो हाथ से ही लिखना है. बट डिजिटल नोट्स का एक फायदा होता है दैट दे आर इजीली रिट्रीवेबल, पोर्टेबल होते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज आप उसमें कितने ही पेजेस ऐड कर सकते हैं, राइट. तो बहुत इजीली रिट्रीव, कहीं भी कोई टॉपिक है सर्च किया और फटाफट से पहुंच गए, राइट. सब्जेक्ट वाइज बना सकते हैं, मंथ वाइज भी बना सकते हैं. आपने कुछ करंट का पढ़ा तो आपने उसमें डाल दिया. तो आई प्रेफर मोस्टली सब्जेक्ट वाइज. तो सब्जेक्ट में भी आप फर्दर मंथ में डिवीजन कर सकते हैं. तो वो अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं. नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं, यू कैन स्टार्ट इफ यू हैव एक्सेस टू टैब और समथिंग, स्टार्ट डिजिटल नोट्स ऑन वन नोट. हम टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे उसका. अगर वो ठीक लगता है तो ठीक है. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, अगर हैंड रिटन वाले भी यहाँ कुछ बच्चे हैं कि नहीं हमें तो हैंड रिटन नोट्स ही बनाने हैं, तो हैंड रिटन वाले क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर ले, जो लूप वाला फोल्डर आता है ना वो लो, और उसमें सब्जेक्ट वाइज अपने टैग लगा लो पेजेस पे कि ये पॉलिटी के होंगे, ये इकोनॉमी के होंगे. और पॉलिटी को भी फर्दर सिलेबस वाइज डिवाइड कर लो. कौन सा सिलेबस, मेन सिलेबस. मेन सिलेबस की हेडिंग लिखो और वहां वाइज पेज वाइज, एक पेज पे एक हेडिंग, दूसरे पेज पे दूसरी, ताकि अगर लेजिस्लेचर, ये सिर्फ लेजिस्लेचर का पेज होगा, तो लेजिस्लेचर के अगर नोट्स है तो वो यहाँ होंगे, एग्जीक्यूटिव यहाँ नहीं घुसेगा, राइट. तो नेक्स्ट पेज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ऐसे सेपरेट, ताकि आपको बीच में कुछ डालना हो तो आप इजीली इसमें रिंग बाइंडिंग फोल्डर में डाल सकते हैं. सो दिस कैन ऑल्सो बी डन सब्जेक्ट वाइज. नेक्स्ट थिंग इज वन ऑनलाइन नोट्स के लिए दिस इज द टेम्पलेट विल बी प्रोवाइडिंग यू. आप क्या कर सकते हैं, जनरल स्टडीज, जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल, इन सबको डिवाइड कर सकते हैं. फर्दर अगर करंट अफेयर्स है तो सब्जेक्ट मंथ वाइज डिवाइड कर सकते हैं. जनरल स्टडीज में फॉर एग्जांपल जीएस 1 है, तो जीएस 1 अगर है तो जीएस 1 में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, एमैक है,
मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस है, then you have society and then geography. So you can further divide your GS1 on those subjects. We'll be providing you a template for this, don't worry. Everyone who is attending the session, you will be getting these templates जहाँ already हमने divide करके दिया होगा, and you can use those templates just to make your own. Okay. Next is 5 main things which you derive from this session. The 5 main things is कि notes are for retrieval, storage के लिए नहीं है. हमने notes बनाए और वो अब अलमारी में गए और हमने दोबारा कभी खोल के नहीं देखे, now it's waste. नहीं, notes इसके लिए नहीं है. Notes आपकी पूरी प्रिपरेशन को कंफर्टेबल करने के लिए, पूरी प्रिपरेशन को ईज करने के लिए, रिवीजन को ईज करने के लिए, और जितना ईज आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे उतना ही ज्यादा आप पैनिक मोड में कम आएंगे एग्जाम टाइम के टाइम. क्योंकि जिनके पास नोट्स नहीं होते, जिनको ये नहीं पता होता मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, बिकॉज नोट्स आर इनडायरेक्टली टेलिंग यू व्हाट यू नो व्हाट यू डोंट नो. तो जिनको ये नहीं पता वो लास्ट मोमेंट में हैव आई डन इनफ, माय कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग मोर, आई डोंट नो वेदर आई रिकॉल थिंग्स और नॉट, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे और पैनिक मोड में आएंगे. सो नोट्स आर देयर टू हेल्प यू आउट. नेक्स्ट, योर नोट्स must shrink as your preparation grows. जैसे जैसे प्रिपरेशन बढ़ती जाती है, your notes का लेवल कम डाउन. दिस मीन्स कि आपको जो चीज याद नहीं रह रही वो कम होती जा रही है और जो चीज आती है वो बढ़ती जा रही है. इनडायरेक्टली गिव्स यू कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट इज वन सोर्स वन नोट. कोई और पैरेलल मल्टीपल नोट्स नहीं बनाने, एक ही जगह बनाने हैं. 10 नहीं है, यहाँ भी बना दिया वहां भी बना दिया. कुछ नोट्स हमने ऑनलाइन बनाए हैं, कुछ ऑफलाइन बनाए हैं. सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो ऐसा, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन ऐसे चल रहा है, नो, इट विल क्रिएट chaos. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स विदाउट स्टैटिक, इट्स नॉइज. क्योंकि करंट अफेयर्स, फॉर एग्जांपल व्हेन संतोष सर की अगर किसी ने क्लास ली है तो ही ऑलवेज इंटीग्रेट्स करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक पार्ट, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ करंट अफेयर्स अनलेस यू अंडरस्टैंड द स्टैटिक पोर्शन ऑफ इट. सो योर नोट शुड बी आल्सो लाइक दैट. ओके. नेक्स्ट बेस्ट सिस्टम इन इज when you actually use. आपके नोट्स अगर आपने डब्बे में डाल दिए, कचरे में डाल दिए और अगले साल रद्दी वाले को देने वाले हैं, then these notes are of no use. या सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि मेरा रूममेट बना रहा है या मेरा लाइब्रेरी मेट बना रहा है, then they are of no use. तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट जाननी है, whether you need it, whether you want the notes. कुछ सब्जेक्ट्स के लिए डेफिनेटली चाहिए, कुछ के लिए यू कैन वर्क विद द स्टैंडर्ड बुक्स, बट अगेन उसमें हाईलाइट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल पॉलिटी में इफ यू रीड लक्ष्मीकांत फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए बोलो, मेंस के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे. प्रीलिम्स के लिए चल जाएगा इफ यू हैव डन हाईलाइटेड पार्ट, यू हैव मार्क कौन सा करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा करंट में आया था और कौन सा मेरे एमसीक्यूज गलत हुए थे. तो अगर आपने बुक में वो सब मार्क किया हुआ है तो आपको क्विक रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि नजर वहीं जाएगी जहां करंट लिखा होगा, जहां स्टार मार्क होगा, जहां रेड हाईलाइटेड होगा कि ये तो मेरा गलत हुआ था. तो वो इनडायरेक्टली शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं. यू डोंट हैव टू रीड इट अगेन, राइट इट अगेन ऑन सेपरेट पेपर. बट कुछ सब्जेक्ट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी, उसके लिए छोटे नोट्स आपको बनाने पड़ते हैं, राइट. एनवायरमेंट में इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम लेवल अप, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ते हैं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वो स्टार्टिंग का इंडेक्स पेज काम आ जाता है एज अ नोट. वो इनडायरेक्टली शॉर्ट नोट्स ही होते हैं. ओके. या सर जो है हाईलाइट बोल्ड करते हैं, तो आपको अलग से लिखना नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली आफ्टर 3-4 रिविजन व्हाट यू विल बी रीडिंग इज जस्ट द हाईलाइटेड एंड द अंडरलाइन पार्ट. सो दैट इज इनडायरेक्टली योर शॉर्ट नोट्स. उसमें हाईलाइट किया, उसमें ऑलरेडी अंडरलाइन बोल्ड किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, राइट. तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू. नेक्स्ट इज व्हाट टू डू टुमारो. ऐसा नहीं है जाते ही बस नोट्स पे कूद गए कि नोट्स बनाने हैं आज. तो यू हैव टू रीड, you have to make your preparation structured, organized. Don't rush into things कि मुझे आज ही सब कुछ करना है. Go with slow progression but progress. Progression should be daily, consistently. It should not be a one night or one day task. It should be evolving. It should be progressively. Each and every day it should be, the growth should be visible. Consistently करना पड़ेगा और अगले 1.5 years तक करना पड़ेगा.
इट्स नॉट अ स्प्रिंट की आज बस 1 महीना किया और हो गया. You have to do it multiple times. Okay. Now you may ask your questions. Ma'am, some topper says make them theme wise notes, so that notes are see theme wise means actual में the topic wise which is given in your main syllabus. Theme here means the main syllabus. Okay. ये स्टैंडर्ड बुक्स में आगे पीछे हो सकता है, आप थीम वाइज बनाओ. हम जो यहाँ बता रहे हैं, मैंने जो वन नोट में आपको बताया वो भी ये बताया कि यूपीएससी के मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग बना लो. दैट इज योर थीम. क्योंकि बुक्स में आगे पीछे होता है एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू कंफर्ट कि किसी कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको पहले पढ़ने होते हैं, बट नोट्स आप बेसिक्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाते. नोट्स आप सिलेबस में जो होगा उसके. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन कि बुक्स में ऐसा क्यों होता है कि कुछ टॉपिक्स आगे पीछे होते हैं, या हर टीचर कुछ टॉपिक्स आगे पीछे कराता है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी पहले पढ़ा देते हैं कुछ जगह दे विल टीच यू आफ्टर सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड एवरीथिंग, या फिर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी करा दिया और लास्ट में इमरजेंसी कराएंगे. बिकॉज यू नीड टू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी and center state relations, so that you can understand that what happens during emergency. So it is everything which is getting changed during emergency. That's why they teach you emergency at the end, but in your standard book it is given in the initial part. तो वो क्या है, just to make your understanding more clear, that's why they are teaching you at the end. सेकेंड थिंग, नोट्स कैसे बनेंगे फिर इस केस में. इमरजेंसी वहीं जाएगा जहां आपके यूपीएससी सिलेबस में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग वैसे होगी, क्वेश्चन वैसे ही आएंगे. तो आपका ऑर्गेनाइजेशन वैसे होना चाहिए यूपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग. मैम, हाउ टू रीड अ बुक इन फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. आई यूजुअली स्टार्ट रोट लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग. नो, डोंट डू रोट लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है, कुछ एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय ट्रांसलेटिंग. अगर मैं अभी आपको इंग्लिश में कुछ बोल भी रही हूँ, इफ आई एम सेइंग समथिंग इन इंग्लिश, योर ब्रेन इज इनडायरेक्टली ट्रांसलेटिंग इट इन योर मदर टंग. ओके. तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करना है, और बहुत इजी लैंग्वेज में कि आपको समझ आ जाए कि ये क्या बोल रहा है. राइट. वो फर्स्ट लर्निंग में होना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग में होना चाहिए. एंड फर्स्ट रीडिंग विल टेक लॉट ऑफ टाइम. फर्स्ट रीडिंग में आपको आर्टिकल 14 पढ़ने में 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इट विल टेक, बट इफ यू हैव गिवन दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड द आर्टिकल वेरी वेल. तो फर्स्ट रीडिंग विल टेक टाइम. इफ यू डू इट वेरी नाइसली, योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर्ड इन द फर्स्ट रीडिंग, एंड सेकंड रीडिंग इट विल बी अ बूस्ट, एंड थर्ड रीडिंग में फिर आप नोट्स बना सकते हैं on PYQ basis or on all the topic. See, most of the topics are covered in PYQ. ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू में नहीं आया तो वो आपके नोट्स में नहीं जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आ जाए पीवाईक्यू में. तो थर्ड रीडिंग के बाद एक टेस्ट और पीवाईक्यूज देखने के बाद आपको इतना समझ आ जाता है कि ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, या इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है या नहीं. इसलिए थर्ड रीडिंग के बाद बनाने चाहिए. फर्स्ट रीडिंग पे आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है. कैन यू नेम एनी ऐप फॉर ऑनलाइन? वन नोट इज गुड ऐप. नोशन इज ऑल्सो गुड ऐप. I use Notion, but OneNote is more popular among students, and I'll be providing you the template of OneNote, which will you be sharing PDF of this PPT? You can contact with the team. Yes, I guess they will be. Ma'am, how to do revision? For example, if I do first revision after class, then second on the same day evening, first revision after class, second day on the next day, third on 7th day. Weekdays along with GS class and often class. Yes, it will be hectic. तो आपको वो वीकेंड पे करना पड़ेगा. वीकेंड पे कर सकते हैं, बट डोंट स्ट्रेच इट मोर, बिकॉज अब फिर आपका रिटेंशन नहीं रहेगा. जितना जल्दी आप थर्ड रिवीजन पे जाएंगे उतना जल्दी आप उसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि फिर से आपका, अगर आपने 1 महीने बाद किया ना वो थर्ड रिवीजन, तो उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये तो मैं भूल गया और दोबारा से फर्स्ट रीडिंग जैसा हो गया. ओके. बेस्ट टाइम टू स्टार्ट राइटिंग मेंस पीवाईक्यूज. मेंस पीवाईक्यूज आपका एक बार सब्जेक्ट पूरा हो जाए उसके बाद आप पीवाईक्यूज लिख सकते हैं, बिकॉज जब आप कहीं एनरोल करते हैं तो आपको उतने ही क्वेश्चंस वैसे दिए जाते हैं जो जितना आपने पढ़ा है, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू लिंक. लेकिन जैसे ही एक सब्सटैंशियल पोर्शन आपके सिलेबस का हो जाता है तो आपको लिंकेजेस पता लगती है, और यूपीएससी के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है दोज आर वेरी इंटरट्वाइंड.
तो हर पॉइंट इंटरट्वाइंड होता है, इंटरलिंक्ड होता है, सो यू हैव टू हैव अ प्रायर नॉलेज, वरना आप और कंफ्यूज हो जाएंगे और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे जब आंसर नहीं आएगा. फॉर कॉन्टैक्टिंग मी यू कैन कॉल एट लेवल अप IAS and you can book your session there. Even our mentoring team will be also forwarding. तो जो भी वेबसाइट पे मेंटरशिप सेशन है, फ्री 1-to-1 मेंटरशिप सेशन है, आप बुक कर सकते हैं उसके लिए. वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं. तो टीम जो है वो बुक कर देंगे आपके लिए सेशन. Yes, for current affairs, notes should be made, बट इन इंटीग्रेटेड मैनर. जो अगर आपको लग रहा है कि ये पॉलिटी से रिलेटेड है तो पॉलिटी से ही रिलेटेड है तो पॉलिटी के उस सब्जेक्ट में जाएंगे, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसमें जाएंगे. अगर इंटीग्रेटेड है तो अलग से इंटीग्रेटेड भी बना सकते हैं, जो माइंड मैपिंग टेक्निक है उससे. मेंटरशिप सेशन के लिए लिंक शेयर किया टीम ने. यू कैन गो टू दिस लिंक एंड बुक योर सेशन. एनीथिंग एल्स? Okay, I guess all the doubts are done. So let's end the session here. All the best. Thank you so much. And if you have any issues in your preparation, you can contact us. Our team is always available to you. Okay. Thank you so much. Yeah.